ये क्वेश्चन है, एक सर्कुलर लूप है, देख रहे हैं सर्कल में, जिसका रेडियस a है, तो रेडियस भी a लिख दिए है और इसमें करंट I है, is placed in two dimensional magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड जो है थ्री डायमेंशनल नहीं है, टू डायमेंशनल मैग्नेटिक फील्ड, और the center of the loop coincide with the center of magnetic field. The strength of magnetic field at the periphery of the loop is B. हर एक पेरिफेरी पर, पेरिफेरी के हर एक बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड B है. Find the magnetic force on the wire. मतलब कहना ये चाह रहे थे कि एक जगह मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप का है, तो एक जगह मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इफ पॉसिबल ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जो रेडियल डायरेक्शंस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है, इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है, और वहां पे जो है आप एक वायर को ला कर रख दिए जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, उस वायर का जो रेडियस है वो a है, और कहा जा रहा है कि ये पेरिफेरी का जो बिंदु है ना, जो पेरिफेरी पे ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पर यानी कि हर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, B है हर एक जगह पे, और वो रेडियली आउटवर्ड है. तो आपको बताना है कि इस वायर पे लूप पे कितना फोर्स काम कर रहा है.
ठीक है, बताइए। सोच सकते हैं इस पे। 2 पाई a b i। एक आदमी और कोई बताइए। अच्छा, कल ऐसा तो कंफ्यूजन नहीं ना, कल जैसे बोले थे हम लोग के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी करंट कैरिंग लूप को रख दिया जाता है तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 काम करता है, ऐसा ही बोले थे। तो वैसा कहीं उस डायरेक्शन में तो आप नहीं सोच रहे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता था कि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे हर जगह। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट नहीं है, रेडियली आउटवर्ड है। तो इसलिए आप वो वाला थ्योरी नहीं अप्लाई कर सकते हैं कि आपको बोला गया था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी करंट कैरिंग लूप को रख देंगे तो उस पे नेट फोर्स 0 काम करेगा जो है। तो इसका सिंपल थ्योरी है, सिंपल थ्योरी है कि आप ये याद करो, df इज इक्वल टू आई dl क्रॉस b होता था। ठीक है, ये एकदम फिजिक्स में पहला थंब रूल है किसी भी चीज के लिए। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो ये स्टार्ट फ्रॉम अ डिफरेंशियल एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट से शुरू कीजिए, अपने आप उसके बाद जो है आपको इंटीग्रेशन करने के लिए, समेशन करने के लिए सब कुछ समझ में आने लगेगा। छोटा सा एलिमेंट से कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है कि अगर कहीं पे सिमेट्री है तो उसको कंसीडर करते हैं, नहीं है तो आगे प्रोसीड करते हैं। उसके बाद सिग्मा, फिजिक्स में तो बस इंटीग्रेशन ही ज्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, मान लो यहाँ पर, ठीक है, ये जिसकी लंबाई dl, ठीक है, और करंट तो इसमें जा रहा है, करंट तो इसी डायरेक्शन में है, I इस डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन ये है I, ये, और करंट का डायरेक्शन किधर होगा? करंट का डायरेक्शन तो हमेशा जो है, करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? टेंजेंशियल होगा। अगर ये छोटा सा पार्ट लीजिएगा ना तो डीएल का डायरेक्शन क्या होगा? वो करंट का डायरेक्शन होगा। और छोटा सा पार्ट होगा तो मतलब वो टेंजेंशियल होगा। दो पॉइंट को जब ज्वाइन कीजिएगा बहुत नजदीक होगा तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन टाइप का चीज होगा जो है, मतलब ऐसे सोचे ये और ये को अगर ज्वाइन करोगे, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो क्या निकल कर आएगा? ऐसा लाइन निकल कर आएगा, ये वाला एकदम छोटा सा। और इसको अगर एक्सटेंड कर दीजिएगा आगे ऐसे तो ये जो है एकदम टेंजेंशियल। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन जो है टेंजेंशियल है, समझ रहे? इस बिंदु पे तो छोटा सा पार्ट जो डीएल लेंगे तो उस पे क्या हो जाएगा? आई, उसके बाद करंट डीएल इंटू बी इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है? डीएल और बी के बीच का एंगल। तो डीएल का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन ये है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो cos sin 90 जो है 1। तो ये हो गया आपके पास सिंपली आई डीएल बी। ठीक है, आई डीएल बी फोर्स काम कर रहा है, उस फोर्स का डायरेक्शंस निकाल लिया जाए। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन निकाला जाएगा। तो जैसे आई इधर है और बी इधर है तो फोर्स जो है ना ये हमारा काम के परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा अंदर की तरफ। ठीक है, यानी कि इस जगह पे जो फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स जो है इनवर्ड डायरेक्शंस में है। और इनवर्ड को जनरली आप क्रॉस से दिखाते हैं, क्रॉस से तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं, लेकिन अगर फोर्स को भी दिखाना है तो अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे दिखा सकते हैं क्रॉस से। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई डीएल बी जो है इसका डायरेक्शन जो है निगेटिव जेड डायरेक्शन है, इन निगेटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, इन निगेटिव जेड डायरेक्शन। और अगर कोई ऐसा नहीं लिखना चाहता है तो यहाँ पे माइनस के कैप कर दें। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में हो जाएगा माइनस के कैप। तो ये जो फोर्स है इस छोटे से पार्ट पे अंदर की तरफ है, मतलब ऐसा एक रिंग है, तो इस रिंग का जो छोटा सा पार्ट लिए उस पे फोर्स इधर की तरफ है, हम लोग खींच रहे हैं इसको। ठीक है, ऐसा रिंग था उसको ऐसे खींच रहे हैं जो है छोटा सा पार्ट पे। तो बाकी सब पार्ट का क्या है? बाकी सब पार्ट का भी यही स्थिति है, इस पर भी फोर्स उधर ही लग रहा होगा, इस पर भी फोर्स उधर ही लग रहा होगा। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि आपके पास जो है एक ऐसा सर्कल है और उस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, नीचे हर एक जगह पर, हर पेरिफेरी पे नीचे फोर्स लग रहा है। तो सारे फोर्स का डायरेक्शन किधर है? सारे फोर्स का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। अगर सारे फोर्स का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है
तो अब हम लोग को नेट फोर्स अगर निकालना है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा डीएफ कर सकते हैं, और सिग्मा डीएफ करेंगे तो यहाँ पे देखोगे आई वो तो कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, और ये डीएल 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 ये डीएल ये डीएल ये डीएल ये डीएल ये डीएल सब डीएल मिलके 2 पाई आर मतलब 2 पाई ए, ठीक है। और इसका डायरेक्शन हो जाएगा माइनस के कैप का डायरेक्शन। अगर फोर्स के टर्म में लिखना चाहते हो ऐसे ऐसे लिख दो और यहाँ पे माइनस के कैप, तो ये आंसर हो जाएगा आई बी 2 पाई ए, ठीक है। वैसे एचसी वर्मा में ये क्वेश्चन नंबर 12 है एट पेज नंबर 231 231 क्वेश्चन नंबर 12। एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसा फिगर देके, क्योंकि आदमी को जनरली क्या रहता है ना, लगता है कि हम तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखे, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे ये नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि आपको हर एक का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है सेम होता और मैग्नीट्यूड सेम होता। जैसा कि मान लो कि अगला क्वेश्चन ये दे रहा हूं, समझ लो कि एक जो है ये सर्कुलर वायर है और इसमें करंट जो है आई फ्लो कर रहा है, से इसका रेडियस जो है आर है, और इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। क्वेश्चंस में ये लिखा है कि एक वायर है, सर्कुलर वायर है, सर्कुलर लूप है जिसमें करंट जो है ये है, पहले क्या है सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप करंट I, रेडियस R, और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जो ये है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने रख दिया है। Now you have to say कि इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर पे कितना फोर्स काम कर रहा है। So I am asking here how much force on loop is equal to what? अरे आप घर वाला पेज नहीं लाए, साइन नहीं करा घर वाला पेज करा दे, देख लो बोलिए कितना। जीरो के अलावा और कोई दूसरा आदमी कुछ आंसर बोलना चाहे बोलिए। जीरो के अलावा कोई आदमी कोई दूसरा आंसर बोलना चाहे बोलो, कोई है? जीरो ही आंसर है क्या है? आप जबरदस्ती जो है ना, अगर कोई कह रहे कि नहीं नहीं ये रास्ता जो है ये पूरब नहीं ये पश्चिम है, तो आप जो है अगर आप डिटरमाइंड है कि नहीं मतलब पूरब है तो पूरब है भाई। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप को डालेंगे तो नेट फोर्स जीरो होना ही होना है, ठीक है। अब आपको बताते हैं नेट फोर्स कैसे जीरो होता है। अगर आप कह रहे हैं कि अगर ये सूरत हाल है कि जो है कि नेट फोर्स जीरो होना है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप एक छोटा सा डीएल पार्ट ले लो, ठीक है। इस डीएल पार्ट पे फोर्स बताओ कितना होगा, सिंपली डीएल पार्ट पे। आई एम आस्किंग हियर इट इज फॉर दिस वन, इस डीएल पार्ट के लिए जो फोर्स है वो हो गया आई डीएल क्रॉस बी, इज इट दैट? सो ये हो जाएगा आई का आई हो जाएगा, डीएल का डीएल हो जाएगा, बी का बी हो जाएगा। डीएल और बी के बीच में डीएल का डायरेक्शन ऐसे है, बी अंदर की तरफ है, ठीक है। डीएल का डायरेक्शन ऐसे, बी का डायरेक्शन ऐसे, साइन 90 डिग्री मतलब 1, ठीक है। और बट डीएल क्रॉस बी का क्या डायरेक्शन है वो देखिए, डीएल ऐसे है
ठीक है, डीएल इस टाइप से है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर या अंदर, बाहर की तरफ, ठीक है, ये वाला डीएल ये ऐसे। तो इसका मतलब कि इस समय जो फोर्स काम कर रहा है इस पर यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। इसके सेंटर से मिला लीजिए तो सेंटर से जो है रेडियली आउटवर्ड कर रहा है। ठीक इसी के अपोजिट में एक जो है यहाँ पर आ जाओ, इस पे ऐसे काम कर रहा होगा, ये दोनों फोर्स मिलके जीरो हो जाते हैं तो पेयर बनता है, इनके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे पेयर बनते हैं, यहाँ पे रहेगा उसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा, यानी कि इस वायर पे फोर्स जरूर काम कर रहा है। इट इज नॉट लाइक कि फोर्स काम नहीं कर रहा है, फोर्स इस वायर पे काम कर रहा है, इस वायर पे फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे ऐसे 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 काम कर रहा है, हर जगह पे फोर्स काम कर रहा है, लेकिन डायमेट्रिकली अपोजिट का पेयर बन रहा है। ये पेयर इसको कैंसिल कर दे रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये वाला इसको कैंसिल, यहाँ पे जो होगा इसको कैंसिल कर देगा जो है। सो एज ए होल नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जीरो, ठीक है। बट आप पूछेंगे कि ये तो मैंने कल ही बता दिया था कि किसी भी करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे क्या होगा, नेट फोर्स क्या काम करेगा, जीरो करेगा। मुझे सिर्फ एक बात बता दो, ठीक है, कि ये जो वायर था इसको हम लोग यहाँ पे रख दिए थे और ऐसे इसमें करंट फ्लो हो रहा था और कोई मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा गया था, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा गया था, तो उस समय वायर का जो कंडीशन होगा वो और अभी में क्या फर्क है, ठीक है। पहले जब वायर में करंट फ्लो कर रहा था तो उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा था, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जीरो, मैग्नेटिक फील्ड स्विच ओवर था जो है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और उसमें ला के रखा गया, तभी भी इस वायर पे जो है आपको नेट फोर्स जो है जीरो काम कर रहा है। लेकिन क्या वो पहले वाला जो कंडीशंस था वायर का और अभी वाला जो कंडीशन है दोनों में कुछ अंतर है या फिर एज इट इज है? पहला वाला कंडीशंस में क्या था, पहले वाले कंडीशन में कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ठीक है। मतलब इट इज जस्ट लाइक जो है कि किसी बॉडी पे आप ऐसे समझिए ये एक आदमी है, ठीक है, और नॉर्मल कंडीशंस में इसके पास जो है कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, एकदम चुपचाप ऐसे खड़ा है जो है। अब उसके बाद जो है उसके बाद एक सिचुएशन ये है कि एक उनको बच्चा इधर खींच रहा है और एक बच्चा इधर खींच रहा है, ठीक है, अभी भी तो नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। दोनों कंडीशंस में एक आदमी इधर करके खींच रहे हैं और एक आदमी इधर खींच रहे हैं और उस पे नेट फोर्स जीरो है। लेकिन पहले वाला कंडीशन और अभी वाले कंडीशन में क्या है, पहले वाला कंडीशन में बॉडी ज्यादा रिलैक्स था या इस वाले कंडीशन में ज्यादा रिलैक्स है? पहले वाले में। इस वाले में बॉडी में कुछ तो इंटरनली है जो भी इंटरनल फोर्स काम कर रहा है, बॉडी में जो है टेंशन हो गया हुआ है, ठीक है। और दूसरा सिचुएशन ये सोच सकते हो कि यही आदमी था और एक आदमी को ऐसे दबा रहा था, एक आदमी ऐसे, ठीक है, दोनों साइड से, तब फोर्स कितने काम कर रहे थे, जीरो, ठीक है, नेट फोर्स जीरो, लेकिन बॉडी कंप्रेस था जो है। इस वाले सूरत हाल में इसमें जब ये जो वायर है ये वायर को खींचा जा रहा है, समझ रहे हैं, इस वायर को खींचा जा रहा है बाहर की तरफ जो है, तो इसमें जो है टेंशन पैदा हुआ है। अगर यहीं पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ओवर कर देते ना, मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर देते, तो ये जितना फोर्स आप देख रहे हैं सब उल्टा हो जाता, ठीक है, ये फोर्स इधर की तरफ, ये फोर्स इधर की तरफ, तब बॉडी को क्या होता है, बॉडी कंप्रेस होता जो है, चारों तरफ से जो है उसको फोर्स से दबाया जा रहा था जो, अगर वो स्ट्रांग नहीं होता, मजबूत नहीं होगा तो वो जो है ना धस के आ जाएगा, ऐसे एकदम सिकुड़ जाएगा जो। तो इस सिचुएशन में हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो वायर है जिसमें करंट कैरिंग करंट है और इसमें ये इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, इस वायर में कितना टेंशन डेवलप है वो निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन दिस वायर, ठीक है, देखिए फाइंड टेंशन इन दिस वायर।
इस वायर में कितना टेंशन डेवलप्ड है वो निकालना है। टेंशन होगा या नहीं होगा इसमें? तो वो टेंशन कैसे निकलेगा जो है? टेंशन समझते हैं? जैसे मान लीजिए कि जैसे आप यूं समझिए कि आपको एक रस्सी है, उसको धागा है, ऐसे सिंपली पकड़े हुए हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। एक मास से लटका दीजिए ऐसे, तो आपका टेंशन mg आप बैलेंस कर देते जो है ना, मतलब रस्सी अब टाइट हो गया हुआ है। तो सेम वे इस वायर में कोई टेंशन डेवलप हुआ है वो निकालना है। आपको क्वेश्चन वही लिखना है कि करंट कैरिंग लूप है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू दिस इनवर्ड है ये फिगर, एंड देन यू हैव टू फाइंड टेंशन इन वायर। टेंशन इन वायर आपसे दो टेंशन फोर्स डेवलप्ड इन वायर। आपसे दो बातें पूछी जा सकती है कि क्या इस वायर में टेंशन है या कंप्रेशन है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा इस सिचुएशन में क्योंकि इसको बाहर खींचा जा रहा है तो इसमें टेंशन है। अगर इसको कंप्रेस किया जा रहा होता तो इसमें कंप्रेशन फोर्स डेवलप होता जो है। तो अभी हमको बताना है इसमें कितना टेंशन डेवलप है, ठीक है? कोई बताएंगे कैसे बनाएंगे? स्ट्रेस इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन। पहले लेंथ कितना था फिर बाद में कितना? बस यही है जी, यही है। हमने आपको कहीं पे स्ट्रेस स्ट्रेन यंग मॉडुलस कुछ ही सबका फॉर्मूला नहीं दिया है, ठीक है? ना हमने आपको यहाँ पे यंग मॉडुलस दिया है, ना हमने आपको यहाँ पे स्ट्रेस का फॉर्मूला दिया है, ना स्ट्रेन का फॉर्मूला दिया है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इस फायर में टेंशन डेवलप हुआ है वो कैसे निकलेगा जी? कोई आदमी एक आंसर बोले थे जी, हाँ आप बोले थे, बताओ कैसे जानना चाहते हैं? बाकी लोग क्यों नहीं सोच पा रहे हैं जो है? पढ़े तो जरूर होंगे जी, एक साल पढ़ी क्या है? ऐसा कोई आदमी यहाँ पे नहीं है जो पढ़ा हुआ नहीं है जो है। क्या किया? ठीक है, DIR कुछ तो सही सोच रहे हो। और कोई है भाई जो सोच पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए? वैसे ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये एसटी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 25 पे है, लेकिन ये डॉट वाला नहीं है, ठीक है? उसमें कंप्रेशंस वाले में पूछा गया है, वहां पे क्रॉस करके पूछा गया है कि कंप्रेशंस कितना होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25 है पेज नंबर 232 पे, उसमें कंप्रेशन फोर्स पूछा गया है। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको दो तीन तरीके बताते हैं। पहले तो वो तरीका बताते हैं जो जनरली कोई मेडिकल वाले स्टूडेंट्स लोग को समझना चाहिए, ठीक है? उसके बाद फिर इंजीनियरिंग वाले बच्चों को कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए वो बताते हैं। पहले तो मेडिकल वाले बच्चों के लिए इस वायर को जो इसमें करंट ऐसे चल रहा था, इसको पहले हम लोग दो पार्ट में सोचते हैं, ठीक है? एक वायर पार्ट ऐसे सोचते हैं, एक पार्ट ऐसे सोचते हैं, ठीक है? दोनों पार्ट को अलग अलग करके सोचते हैं, ये पार्ट और ये पार्ट, बीच में फिर लाके इसको जोड़ देंगे। इसमें जो करंट हमारा फ्लो हो रहा था, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है? ऐसे हो रहा है, और इसको हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड डॉट वाला है। तो मैंने कल आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये मेरा आधा पार्ट होता, ठीक है, सिंपली ये आधा पार्ट होता, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक लूप में अगर कन्वर्ट कर देते, करंट ऐसे चला था ऐसे, ठीक है? तो हम लोग बोलते हैं कि इस पे नेट फोर्स 0 काम करता है, ठीक है? नेट फोर्स इस पे 0 काम कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, नेट फोर्स 0 काम कर रहा है, तो आपको इस वाले पार्ट में करंट फोर्स निकाल लिया जाए, आईडीएल क्रॉस बी। तो आईडीएल क्रॉस बी, आईडीएल ये है आईएल
और बी अपना क्या है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, तो ऐसे है, यानी कि इसमें फोर्स ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, कितना फोर्स काम कर रहा है, फोर्स इज इक्वल टू आई इनटू, कल ही बताए थे, बताइए, 2r इनटू बी। ठीक है, तो इस पे कितना फोर्स काम कर रहा है, दैट इज F इज इक्वल टू आई 2r b, तभी तो ये 0 है। अभी मैंने क्या किया, इस वायर को दोनों को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद मैंने ये सोचा कि इस पे फोर्स जो काम कर रहा है, दैट फोर्स इज इक्वल टू आई 2r इनटू b। इस पे काम कर रहा है आई 2r b। ठीक है, ये नीचे वाले पे, ये ऊपर वाला, तभी जाके मिलके 0 है। रदर आई कैन से जो है कि ऊपर वाला जितना आपका रेडियल फोर्स आप देख रहे थे, यहां से लेके यहां तक का रेडियल फोर्स का रिजल्टेंट ये है, और ये जो नीचे वाला जितना रेडियल फोर्सेस था उसका रिजल्टेंट ये। ठीक है, अब हम लोग क्या सोचते हैं, अब इसको थोड़ा सा और आपको यहाँ पे और इसको मिटाते हैं। ठीक है, और यहाँ मिटा के आप सोचते हैं कि ये पार्ट है, ये पार्ट है, यहाँ पे ये पार्ट है, ये पार्ट है। ठीक है, अब इस पार्ट के बारे में सोचा जाए, क्या इस पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, ये ऐसे टाना जा रहा है ना, जैसे अब आप जब आप इस रस्सी में आते हैं, जस्ट इमेजिन जो है, ये रस्सी में आते हैं, यहाँ पे एक मास लटका होता है, तो यहाँ पे एमजी फोर्स काम कर रहा होता है, और आप बोलते हैं कि इसमें टेंशन काम कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कट कर दीजिए ऐसे रस्सी पे, तो रस्सी पे जैसे कट कीजिएगा तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। ठीक है, इस पार्ट पे कौन फोर्स लगा रहा है, इस पार्ट पे कौन फोर्स लगा रहा है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो अभी कट करने से पहले उसको नीचे वाला ऐसे खींच रहा है। ठीक है, नीचे वाला जो है इसको ऐसे अपनी तरफ खींच रहा है, और ये जो है उसको अपनी तरफ ऊपर खींच रहा है। टेंशन फोर्स हमेशा जो है खींचता है जो है। तो यहां पर इस जगह पे अगर सोचा जाए कि इस जगह पर ये जो आदमी है इसको इधर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, और इसको कौन खींच रहा है, ये नीचे वाला, ये टेंशन फोर्स है मेरा। ठीक है, इनको सोचा जाए, इस पे एक फोर्स लग रहा है, टेंशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ से, ये ऊपर वाला आदमी इसको लगा रहा है, ऊपर वाला जो इस सरफेस का जो मॉलिक्यूल है ना वो लगा रहा था, इस सरफेस का मॉलिक्यूल ये फोर्स लगा रहा था। न्यूटन्स से एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है, एक दूसरे को जो है, एक दूसरे जो है ऐसे पकड़ के आप खींच रहे हैं ना, तो इधर वाले पार्ट को ये पार्ट ऐसे खींच रहा है, और इनको जो है ये पार्ट इधर खींच रहा है, तो ये टेंशन है। अब आप ऊपर वाले पे सोचिए, ये फोर्स को कौन कौन बैलेंस कर रहा है, ये टेंशन, ये टेंशन, कितना हुआ, 2 टेंशन, 2 times tension is balanced by I 2R B, तो इसलिए आपका टेंशन का वैल्यू I है। सो इस जगह पे आप बोल सकते हैं my tension value is I R B। This one is मेडिकल हो रहा है, नीट वालों के लिए शॉर्टकट टेक्निक से बता दीजिए कि टेंशन कैसे निकलता है। ठीक है, व्हाट अबाउट मैथमेटिकली जो है, अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को बोला जाए वो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, उस पे आते हैं। ठीक है, इसको लिखो, अल्तमस बाबू, कंसेप्ट ऐसे नहीं डेवलप होता है, आज करोगे फिर कल भूल जाओगे जो है। 25 प्लस 7, 32 साल से तो मैं इस एसटी वर्मा को पढ़ रहा हूँ जो है, 32 साल से लगातार पढ़ते आ रहा हूँ जो है। बाकी और भी बुक पढ़ता हूँ, लेकिन फिर वापस आके इसको पढ़ता हूँ जो है, कुछ तो है इसमें। 93 से पढ़ना शुरू किया इसको, और अभी तक पढ़ ही रहे जो है। मेरा ओरिजिनल वाला बुक तो पता नहीं कहाँ चला गया, जिसमें मतलब हमको लगता है कि एक एक लाइन पर जो है कम से कम 100 बार पेन घसे होंगे जो है, उसको फट गया एकदम जो है, वो पार्ट को किताब मेरा कहीं कहीं फेंका गया, इधर उधर आते जाते जो है।
ये क्लियर है? बायो वाले स्टूडेंट्स ऐसे ही सोच सकते हैं कि ये दिस इज द सिंपल वे टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सेम वे कंप्रेशन वाला भी बात होता तो आप बताते कि यहाँ से ऐसे फोर्स ये दबा रहा था तो उस समय ये फोर्स यहाँ से दबाया जा रहा होगा, सो दैट कंप्रेशन फोर्स और ये मिलके जो है 2 टाइम्स कंप्रेशन फोर्स विल बी दिस, तो आंसर सेम आपके पास निकल जाएगा। अब देखो कि एक मैथमेटिक्स वाला आदमी जो है, अगर इंजीनियरिंग के लड़कों के लिए अगर यही क्वेश्चन होता तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम कह दें कि नहीं हम तो बायो वाले स्टूडेंट हैं हमें जरूरत नहीं है जो है, लेकिन जान दीजिए। अब हम लोग इसमें निकालते हैं कि एज ए मैथमेटिक्स हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा इलैबोरेटेड वे में जो है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं। कितना पार्ट? ओनली दिस मच पार्ट, ठीक है? सिर्फ इस पार्ट को लेकर आइए, बाकी सबको भूल जाइए। जो है इस पार्ट पे अगर आप सोचेंगे, इस पार्ट पे, तो यहाँ पे 2 फोर्स काम कर रहा है, ठीक है? एक फोर्स इधर की तरफ टेंजेंशियल काम कर रहा है, एक फोर्स इधर की तरफ टेंजेंशियल काम कर रहा है। कौन कर रहा है भाई? जैसे आप यहाँ पे सोच रहे थे कट करने के बाद कि दूसरा आदमी उसको जो है खींच रहा है, ठीक है? यहाँ पे दूसरा आदमी, ठीक इसी तरह से यहाँ पे जो है ये वाला जो जगह है, ये इधर वाला आदमी जो है, इधर वाले लोग, इधर वाला जो है, ये जो यहाँ जो जस्ट आके रुकने वाला है ना, ये इस पे फोर्स लगा रहा है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो है, ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है और ये फोर्स काम कर रहा है। दैट इज टेंशन, ठीक है? ठीक है, ये टेंशन फोर्स काम कर रहा है। अब यहाँ पे सोचो, ये टेंशन फोर्स काम कर रहा है, मतलब ये टेंजेंशियल है टेंशन, एक यहाँ पे टेंजेंशियल है टेंशन, एंड ये जो सेंटर है, सेंटर पे जब आप इसको मिलाओगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, से दिस एंगल इज थीटा, तो ये लंबाई dl और ये रेडियस r, तब आपके पास आप कह सकते हैं कि dl इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाई थीटा। अगर थीटा लेते तब, अगर d थीटा लेते तो d थीटा लिख देते। मान लो अगर तुम्हारे समझने के लिए d थीटा ही लिख देता हूं, d थीटा मतलब वेरी स्मॉल एंगल d थीटा, एंगल थीटा लिख के चलो या d थीटा लिख के चलो, समझना है कि ये एंगल बहुत ही छोटा है। तो dl लंबाई हो गया r d थीटा, ठीक है? where d थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल एट सेंटर फॉर्म्ड बाय दिस dl। चलिए, अब मुझे कोई आदमी ये बता दीजिए कि ये जो टैंजेंट है, इसको ऐसे हमने बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया, ठीक है? यहाँ पे हमने ये लाया, यहाँ पे ये एंगल जो है ये लाया, ये हमारा मान लीजिए d थीटा है। कोई आदमी क्या ये बता सकते हैं कि ये एंगल कितना है? दिस एंगल, लेट अस सी, कलर बदल के पूछना चाह रहा हूँ, ये एंगल, ये जिसको ये वाला एंगल, वो दोनों 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि सर्कल पे अगर कहीं पर भी अगर आप टेंजेंट लीजिएगा और रेडियस से जब उसको मिलाइएगा तो ये वाला एंगल 90 डिग्री बनता है। अगर टेंजेंट को ऐसे कर दीजिएगा तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे जो ऐसे बढ़ाए ना, तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, राइट? ये 90 है, ये डी थीटा है, ये वाला एंगल कितना है? ये बीच वाला। यानी कि आपके पास मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एक टेंशन ये है और एक टेंशन ये है, ठीक है? इन दोनों टेंशन के बीच का एंगल बताना है। 90 डी थीटा, ये एंगल कितना? आप सोचो, ये एक बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, जिसमें चारों एंगल का जोड़ 360 डिग्री होगा। तो ये 90 है 180 डिग्री। ये डी थीटा है, ये कितना होगा? 180 माइनस ये एंगल, तो ये एंगल है 180 डिग्री माइनस डी थीटा, ठीक है? अब आपसे हम ये पूछते हैं कि जब आप दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल कुछ दिया हुआ है, तो उसका रिजल्टेंट कितना होता है?
याद है वेक्टर में आप पढ़ते थे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा व्हेन a इज इक्वल टू b देन रिजल्टेंट कितना वैल्यू बताइए याद है 2a cos थीटा बाई 2 एंड दैट टाइम द रिजल्टेंट वो आपके दोनों जो वेक्टर्स हैं उनके बीच से चीरते हुए निकलता है। इसका मतलब ये है कि इस जगह पे जो आपका जो रिजल्टेंट है ठीक इसके बीच से चीरते हुए निकलने वाला है। कितना 2 टाइम्स ये दोनों वेक्टर बराबर है d cos 180 डिग्री माइनस d थीटा डिवाइडेड बाय 2। This is equal to 2 times tension multiplied by cos 90 degree minus d theta by 2. This is 2 times tension multiplied by sin d theta by 2. Cos 90 minus theta is equal to sin theta. ठीक है? So ये मेरा रिजल्टेंट है, ये टेंशन वाला। ठीक है? ये टेंशन वाला रिजल्टेंट है। ये दोनों टेंशन जो ऐसे खींचा जा रहा था ना उसका रिजल्टेंट एकदम सेंटर की तरफ है। उस सेंटर की तरफ के टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा है? अभी कौन बैलेंस कर रहा है जरा सोच के देखिए। इसमें आपने बोला था कि इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ये डीएल पार्ट पे कौन सा फोर्स लग रहा है? आई डीएल क्रॉस बी। और आई डीएल क्रॉस बी का फोर्स है कि डीएल का डायरेक्शन उधर की तरफ, बी का बाहर की तरफ, तो इस पे लगने वाला फोर्स है ऊपर की तरफ एंड दैट इज आई डीएल बी। ठीक है? तो ये जो टेंशन वाला रिजल्टेंट है इनको बैलेंस कर रहा है आई डीएल बी। राइट? अगर ये इतना समझ में आया तो आप बस अब आप जगह पे आ गए हैं कि टेंशन का वैल्यू निकाला जा सकता है। ये हो गया आपके पास। अब मैं बस लिखता हूं यहां पे 2 टाइम्स टेंशन साइन d थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आई dl और dl की जगह पे लिखा हुआ है r d थीटा मल्टीप्लाइड बाई b। और मैंने आपको एक चीज बोली, याद कीजिए, मैंने लिखा था कभी भी कि व्हेन theta is very small then sin theta is approximately equal to theta where theta must be in radian। जैसे हम लोग sin d theta by 2 कितना हो जाएगा? ये sin d theta by 2 is nothing but d theta by 2। अगर sin का एंगल बहुत छोटा है तो बस वो sin theta जो ना theta के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि दिस इंप्लाइज दैट 2 टाइम्स टेंशन sin थीटा बाई 2 की जगह पे आप बस ये लिख सकते हैं d थीटा बाई 2 प्लस ये एंगल को उतार दिया i r d थीटा इनटू b। अब कौन है इसमें रोकने वाला भाई? अब ये लिए 2 से 2 कैंसिल, d थीटा से d थीटा कैंसिल, टेंशन इज इक्वल टू i r b। तो ये था मैथमेटिकली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, नीट वालों के लिए। उनके लिए वो शॉर्टकट टेक्निक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जीरो होता है भैया, उसको आधा कट कर दो और बीच से एक जोड़ के निकाल दो कि भाई ऊपर में कितना फोर्स काम कर रहा है, उसी को दो पार्ट में बदल के और उतना टेंशन निकाल लीजिए। टेंशन जो निकल कर आया था ऊपर में आई इंटू 2r इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो टेंशन निकल जाएगा। बट ये भी जानना जरूरी है कि अगर मैथमेटिकली जो है ना निकाला जाए, छोटे से पार्ट पे लिया जाता तब क्या होता। एससी वर्मा वाले बुक में जो क्वेश्चन नंबर 25 का पेज नंबर 232 पे उसने किस तरह से सोचने के लिए मजबूर किया है जो हम आपको बता रहे हैं ये वाला, उसने वो मेडिकल वाला शॉर्टकट टेक्निक नहीं बताया। वो आपको सब किताब में मिल जाएगा, नीट यूट्यूब वाले बुक सब में जो है मिल सकता है। नोट करो, ऑल द बेस्ट कर लिए। तो अब दोनों मेथड के बाद जो है अब हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और सब लोग उसको इस बार
देखिएगा नहीं, लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे लेके चल रहा हूं। ये एक वायर है जिसका लेंथ L है, ठीक है, लेंथ L, और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है। देखो इसमें कोई करंट वरेंट नहीं चल रहा है, ये बात समझ लो पहले। ये मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है। और उसके बाद इस वायर को ऐसे चलाया जाना है। इस वायर को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पर रख के, और इस मैग्नेटिक फील्ड का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। बी मतलब क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड है। और इस वायर को ऐसे हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे इसमें 2-3 चीज पूछेंगे और धीरे धीरे इसका थ्योरी डेवलप होते जाएगा जो है, वो आप इसको समझते चले जाइएगा जो है। और अल्टीमेटली लास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है, जो नॉट ओनली हियर, कम से कम आगे जो है ना 5-6 चैप्टर बाद भी जाइएगा तो इसका यूज पढ़ने वाला है, और आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ नया चीज सीख लिया जो है। सबसे पहली बात, ये जो रॉड है जिसका लेंथ L है, मान लो कि मेटालिक रॉड हम लोग बात कर रहे हैं, मेटालिक रॉड जो है, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? वर्ड लिखिए, मेटालिक, कंडक्टिंग, तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो सब में होता है, इवन नॉन कंडक्टिंग है उसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग मान के चल रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे सिंपली एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है ये आपको बताना है, और किधर लग रहा है, ठीक है। एकदम आराम आराम से सोचो, क्योंकि मैं इस थ्योरी के बाद एक ऐसा थ्योरी मतलब फाइनली सामने आपके ला के रखने वाला हूं कि आपको लगेगा कि यस, मैं कहीं समुद्र में जाके जो है ना जो मोती निकाल के लाते हैं उस टाइप का चीज लाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है। आपको अगर फॉर्मूला अगर हम लोग माने तो फोर्स होता था F is equal to minus E, नेगेटिव चार्ज है, मल्टीप्लाइड बाई V क्रॉस B। तो वेलोसिटी हमारा आगे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है। फोर्स ऊपर लगना चाहिए था, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का माइनस साइन ने क्या किया कि उसको पलट के फोर्स जो है नीचे कर, ठीक है। तो सिचुएशन ये रहा कि वो इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए जिसका नाम आपने फ्री दिया था, वो इलेक्ट्रॉन बेचारा चल के यहां आ गया, ठीक है, चल के यहां आ गया। तो ऐसा हम लोग तो मानते हैं ना कि जैसे ही एक मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिएगा तो उस पे प्लस चार्जेस आ जाता है क्या? अरे एक मेटल से ले लो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जो लेना है, फ्रांसियम, जो भी लेना है, तो आप सोडियम का आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तब सोडियम Na+ हो जाएगा, यानी कि वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ आ गया, क्योंकि वो फोर्स लग रहा था ना, ये इस पे फोर्स काम करना शुरू किया, दैट मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो है काम करना शुरू किया, तो ये जैसे नीचे आ गया, इसने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया, ठीक है। पहला स्टेप, इस वायर में इस कंडक्टिंग, स्टिल दिस इज न्यूट्रल, अरे ये इसमें टोटल चार्ज 0 है, इट इज टोटल चार्ज 0 है, बस हम लोग बोल रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री था, वो खींचा के वहां पहुंच गया, तो जिस भी एटम का वो इलेक्ट्रॉन था उससे छूट के नीचे आके बैठा है, तो वहां पे जो है उसने एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे बढ़ गए जो है। तो यहाँ पे एक प्लस और यहाँ पे एक माइनस,
चार्ज डेवलप हो गया। तो अगला स्टेप लिखिए, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला लिखिए। उसके बाद लिखिए कि वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे लगा, आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, जैसे लिखना है अपने मर्जी से, अपनी भाषा में लिखते रहिए जो है कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगा, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इलेक्ट्रॉन force is downward, electron move to downward, and hence one positive charge created at the top and one negative charge at the bottom. ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर और एक नेगेटिव चार्ज नीचे क्रिएट हो गया। ठीक है, आप समझने के लिए समझ लो कि स्टील कंडक्टर है और वो ये न्यूट्रल है। अब अगला स्टेप, ठीक है, अगला स्टेप ये है कि इसको यहां पे छोड़ के जरा हम लोग सोचते हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए इस पढ़ाई को जो है, अब थोड़ा सा पीछे आइए, जो पीछे वापस आइए। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, मान लीजिए आप इसको फिक्स कर दीजिए, वहां पे एकदम पॉजिटिव को फिक्स कर दीजिए, यहाँ पे नेगेटिव को फिक्स कर दीजिए। अब यहाँ बीच में सोचिए, बीच में एक इलेक्ट्रॉन को मैं लाता हूं, बीच में एक इलेक्ट्रॉन को लेकर आता हूं, उसकी स्थिति, अब एक नया इलेक्ट्रॉन जो था, ये ऐसा थोड़ा कि मेटल में एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, करोड़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को भी भूल जाते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज वहां था, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ था और एक बीच में नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज को वो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, अपनी तरफ, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहा है। वहां पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इनको क्या कर रहा है, किधर दे रहा है धक्का, अपनी तरफ खींच रहा है, किधर भेज रहा है, इधर। इसका मतलब कि यहाँ पे अब जो दूसरा नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज को ये जो दोनों अभी क्रिएट हुए हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि आओ, प्लस की तरफ आओ। समझ रहे हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ये दोनों आदमी क्या कर रहे हैं कि भैया इधर आ जाओ। रदर दूसरे वर्ड में ऐसे समझो, अगर वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया। ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया, जिसका नाम हम लोग फिलहाल ई मान लेते हैं। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, यानी वहां से इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, वो जो नेगेटिव चार्ज वहां पे है, उसने भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ होता है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। लेकिन जब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होगा, इस जगह पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ और इनका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के इस जगह पे आ जाने की वजह से बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये था। आई बात समझ में, क्या बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां आ गया, उसने पॉजिटिव चार्ज वहां छोड़ दिया, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। किनकी वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। इसमें किसी को डाउट, इस पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड और इस नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और नेगेटिव की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। तो यहां पर ये सिचुएशन है, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मिलके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एक पैदा हुआ है वहां पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉजिटिव चार्ज पे या नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाता है। अब हम लोग के पास ये है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को भेजा था, यहां पे एक दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्थिति क्या होगी, उसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने पैदा किया, पहले वाले इलेक्ट्रॉन ने। पहले वाला इलेक्ट्रॉन यहां गया, एक प्रोटॉन यहां बच गया, उन्हें मिलकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दिया।
ये इलेक्ट्रॉन को अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह रहा होगा, इंटरैक्ट करके क्या कह रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। किधर, ऊपर या नीचे, ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। कितना कंफर्म है? अच्छा, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर है, क्या ये चुपचाप बैठा हुआ है? रॉड तो चल रहा है ना, आप रॉड चल रहा है, समझ रहे हैं, बस में बैठ के चल रहा है जो है, और वो इलेक्ट्रॉन भी चल रहा है उसके साथ में। भले आप लोग सीट में ऊपर नीचे, भैया आप ऊपर चले आओ नीचे चले आए, लेकिन ये जो बस जो चल रहा है या जो रॉड चल रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे दूसरे इलेक्ट्रॉन पर, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर फोर्स लगा रहा है, नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर। और उसमें जो ज्यादा मजबूत होंगे वो उधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बेचारा आया है, और उसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक पॉजिटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हुआ है वो बहुत वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना स्ट्रांग है कि वो जो फोर्स लगा रहा है, वो जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो फोर्स लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स, दिस इज ग्रेटर देन फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पर। तो इस इलेक्ट्रॉन पर दो बातें लग रही है, एक इधर और एक इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो क्या होगा इस इलेक्ट्रॉन का, बोलिए, आ जाएगा फिर नीचे। बोला ठीक है भाई, चले जाता हूँ। आज स्थिति ये है कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। बोला कोई बात नहीं भाई, आज ऐसा स्थिति, आज धक्का दे दो, चले जाता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी जो है उसी स्थिति में आएंगे कि तुम्हें समझा देंगे जो है। चले तो गए हम, लेकिन जाने के बाद फिर क्या किए, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा और वहां पे प्रोटॉन बढ़ा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर बढ़ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे और स्ट्रांग हो गया। ठीक है, पहले जो है एक चार्ज पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया था, अब वहां पे दो पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे दो निगेटिव चार्ज, इन दोनों ने मिलके जो है ना, आप बोला कि अच्छा अब हमारा जो है फोर्स बढ़ गया, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। ठीक है, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन पे सोचिए, तीसरे इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन पे अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा, बोलिए, पहले वाले की तुलना में ज्यादा होगा। लेकिन सपोज कीजिए कि स्टिल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो फिर बेचारे नीचे आ जाएंगे। और ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होते 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 एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि उस दिन जो है, जब ये फोर्स जो है, जिसको हम लोग बोल रहे थे कि ये ग्रेटर हो रहा है, उस दिन ये हो जाएंगे बराबर। ठीक है, क्या होगा उस दिन, वो फोर्स बराबर हो जाएगा। वो दिन क्या होगा, उस दिन होगा E मल्टीप्लाइड बाई E। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ ना, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्टिंग वेदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड। ठीक है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है जी, ये E से मल्टीप्लाई के E माइनस होता है, अभी तो ये मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख दिया, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है ना। अदरवाइज जब वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नीचे की तरफ और माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा। अब ये मैग्नीट्यूड के टर्म में, एंड दिस विल बी इक्वल टू E B B, इज इट दैट, इलेक्ट्रिक ये फोर्स E B B। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या होगा, बराबर हो जाएगा उस दिन के बाद। मतलब धीरे 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 जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो गया, इतने चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, उसके बाद क्या होगा, स्टॉप। उसके बाद ये रॉड सिर्फ चल रहा होगा। ठीक है, रॉड जो है ऐसे इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, और कैसा होगा, ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, नीचे में नेगेटिव चार्ज, और ये रॉड ऐसे चल रहा होगा। ठीक है, शुरुआती में रॉड कैसा था,
न्यूट्रल। बाद में कैसा है? न्यूट्रल एज ए होल। लेकिन शुरुआत में इसके चार्जेस रैंडमली थे, अभी इसके चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि ऊपर में आपका पॉजिटिव हो गया और नीचे में निगेटिव चार्ज हो गया है। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो चुका है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हो चुका है वो ये है, E इज इक्वल टू VB, इस रॉड के अंदर में। इतना लिखिए, उसके बाद फिर बताता हूं, अभी स्टोरी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब आप अपने लैंग्वेज में लिखो कि बस एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स से कम था, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीचे आ गया। फर्दर चार्ज का इंक्रीज हुआ, फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हुआ, और एक टाइम ऐसा आया कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगा रहा है जितना मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा था, और अब फर्दर इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जाने के लिए नहीं जा सकते, रुक गए। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ ये समझा जाए जो है। पहुंच गए हम लोग, कितना लिख चुके हैं? लिखे हो या नहीं? चलिए अब आगे सुनिए। ये है आपका रॉड, कंडक्टिंग रॉड। इसमें अब किसी इलेक्ट्रॉन को ये चलने देने के लिए रोक रहा है, अरे भाई अब इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है, इधर से इधर चलना मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बराबर हो गया। ये रॉड बेचारा ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब सुनो, अगर ये प्लस है ये माइनस है तो हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली जो हम लोग का धारणा है, कंसेप्ट है, वो ये है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये जहाँ पे प्लस चार्जेस है, इट इज एट हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं हम बोलते हैं उसको हायर पोटेंशियल पे, और जहाँ पे निगेटिव चार्जेस है उसको हम लोग बोलते हैं ये लोअर पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल। ठीक, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव सवाल आपको दिखता हुआ लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। यहाँ से एक चीज और दिखता हुआ आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने से, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने से पोटेंशियल बढ़ता है कि घटता है? घटता है। ठीक है, ये भी एक आपको ऑब्जेक्टिव में याद रखना चाहिए कि जब हम
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल मेरा घटेगा। ठीक है, अब आ जाओ, मान लो यहाँ का पोटेंशियल को अगर आप मान लीजिए कुछ नाम देते हैं, लेट्स से V1, इसका नाम देते हैं V2। ठीक है, बड़ा कौन सा है? V1। तो V1 माइनस V2 जिसको आप V बोलते हैं, जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस V बोलते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे जो डिस्टेंस D है ना, दिस E मल्टीप्लाइड बाई D, और D नहीं बल्कि यहाँ पे तो L है, रॉड की लंबाई L लिखे थे तो E मल्टीप्लाइड बाई L लिखना पड़ेगा। सो दिस इज E मल्टीप्लाइड बाई, जनरली हम लोग बुक्स में D लिखते थे तो अब यहाँ पे L लिखोगे, EL लिखिए या ED लिखिए, हम यहाँ पे D इज इक्वल टू L ही कर देते हैं क्योंकि रॉड को मैंने L लिखा था जो है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर d डिस्टेंस चले गए तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल, यहाँ पे कम पोटेंशियल है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपली, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड E सेम रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय ये जो दूरी आप चले हैं, और वो दूरी कितना चले हैं, चाहे वो D कहिए चाहे L कहिए, फिलहाल यहाँ पे L है तो L हम लोग लिख रहे हैं। अदरवाइज जनरली हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैट में D लिखते थे तो V बराबर ED टाइप का फॉर्मूला आप याद किए होंगे। कोई आदमी आपको V is equal to ED, where E is electric field and D is the distance traveled in the direction of electric field। ठीक है, तो आप जरा यहाँ आ जाओ यार, this V is equal to E का वैल्यू यहां से लेकर आओ। अब यहाँ पे जरा नोटेशंस को आप अपने चेंज करिए, मैं आपको इसको छोटा वाला V लिखिए, ठीक है, VL, ठीक है, और दिस V इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। This potential difference is equal to velocity V, magnetic field B and ये length L, ठीक है, BL। अब हम क्या बोल रहे हैं, इसको फिर से समझने की कोशिश करो। ये जो रॉड है, now this rod is just like a battery। This rod is just like a battery, ठीक है, ये कैसा है, बैटरी, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। क्या है ये, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल, और इसका जो EMF लिखते हैं, EMF मतलब वहां और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, EMF मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू EMF के बराबर। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो EMF है, जो बैटरी के जैसे लेते हैं ना, बैटरी लिखा हुआ 2 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट जो आप लिखा होता है बैटरी पे, तो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है और निगेटिव टर्मिनल है उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस EMF के बराबर होता है। यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, V, इस जगह पे इसकी वैल्यू होगी VBL। नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन और अंडरस्टैंड कि ये जो रॉड है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, आज ये बैटरी के रूप में बन गया है। पहले सिंपली एक रॉड था, अब ये बैटरी बन चुका है मैग्नेटिक फील्ड में चलने की वजह से। समझ रहे, बैटरी बन चुका है। बैटरी करंट कब देगा, कब देगा, जब आप उसको सर्किट में यूज करेंगे। अदरवाइज पॉकेट में लेके घूमिए, जैसे इस रॉड को, बैटरी को हम लोग लेके चल रहे हैं। आप पूछेंगे बैटरी बन गया तो इसका काम है ना ये करंट वगैरह फ्लो, तो भाई इसको सर्किट में जोड़ो, इसको कहीं ले जाके जो है ना बल्ब वगैरह रेजिस्टेंस वगैरह से जोड़ो, तब ये करंट देना शुरू करेगा। अभी ये रॉड जो है बैटरी का काम करना शुरू कर दिया। और कैसे बैटरी का काम करना शुरू कर दिया, वैसा बैटरी जिसका EMF VBL है, ठीक है, वैसा बैटरी जिसका EMF VBL के बराबर है। तो now you can say the rod, conducting rod which was moving in the
magnetic field with velocity v, length l, मैग्नेटिक फील्ड v में अब वो बैटरी बन चुका है। उस बैटरी का यूज तब आएगा जब आप उसको किसी सर्किट में जोड़ेंगे तब, ठीक है। सो ये लिख लीजिए कि अब ये रॉड is now acting as a battery. So this rod is plus plus charges, minus minus. Now it is equivalent to this battery. Or moving in the magnetic field V, L this, और ये क्रॉस वाला है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस में है, और इधर में V का डायरेक्शन ये है, ठीक है। जरा आप बताओ, अगर ये रॉड का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम पलट देते, मान लीजिए जो ये रॉड आपको चल रहा है ना, ये इसको हम ये क्रॉस के बजाय डॉट वाले में भेज दे, तभी उस दिन भी ये बैटरी का काम करता, लेकिन इसका पोलैरिटी अलग होता, समझ रहे? उस समय पोलैरिटी में इसका पॉजिटिव टर्मिनल नीचे होता और नेगेटिव टर्मिनल ऊपर होता, क्योंकि उस समय जो इलेक्ट्रॉन वगैरह होगा उसमें फोर्स अकॉर्डिंगली बदल जाएगा, ये डॉट की वजह से। अगर इसको क्रॉस का हटा के डॉट कर दे तो इस तरह से ये रॉड जो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, ये आज के डेट में एक बैटरी के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अगर ये बैटरी के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये जो चीज मैंने आपको बताया, ठीक है, अगेन आई विल बी सेइंग एससी वर्मा, पेज नंबर 232, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। लिखो लिखो लिखो, अगर किताब में जाके पहले पढ़ना, ठीक है। लिखो पेज नंबर 232, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 232 पे। और इसको जो है, इस क्वेश्चन को जो आज आपको बताए हैं, आप जाके घर पे इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जरूर पढ़िएगा। एंड पेज नंबर 289 एससी वर्मा का, पेज नंबर 289, ठीक है, 289, हेडिंग मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, देखो पेज नंबर 289, मोशनल ईएमएफ, क्या नाम दिए? मोशनल ईएमएफ, उसको पढ़िएगा, ठीक है। सेम थ्योरी इज देयर, ठीक है। और अब आपको तब समझ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ गए थे। अब
ये वाला मोशनल ईएमएफ यहाँ ये रॉड, ठीक है, ये रॉड जो है आगे मूव कर रहा है। ये चैप्टर एक अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है। बट अगर हम आपको जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस वाले चैप्टर के भी क्वेश्चंस हम लोग इस थ्योरी के बाद कुछ सवाल बना सकते हैं, आएंगे अभी। तो ये जो चीज आप देख रहे हो, ये वाला जो रॉड है, यहाँ पे इस फिगर में shows the rod PQ length L moving in the magnetic field with constant velocity. The length of rod is, ये सारा चीज आपके सामने। उसके बाद देखिए then this one, ये चीज मैं आपको पढ़ा रहा था। ये चीज the charge keeps on accumulating, ये वर्ड देखना, the charge keeps on accumulating until the situation comes when force of magnetic field is equal to force of electric field और E is equal to VB हुआ। और उसके बाद आपके पास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ VBL। और अब आपके पास ये रहा, ये जो रॉड है चल रहा है। अगर आपने इसको किसी तरह से अगर यहाँ पे किसी वायर से जोड़ दिया जिसका रेसिस्टेंस R है, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा? तो अब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर वाला, उससे निकल के ऐसे आएगा और कितना करंट होगा अब आप बताओ। करंट I विल बी इक्वल टू V बराबर I लिखते थे ना, तो करंट जो है रेजिस्टेंस डिवाइडेड मतलब V इज इक्वल टू IR, तो EMF इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय R, सो I इज इक्वल टू सिंपली E डिवाइडेड बाय R, दैट इज VBL डिवाइडेड बाय कैपिटल R। और अगर हम लोग कुछ मान भी लेते, एक और चीज की, ये जो रॉड है उसका भी कुछ अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो फिर उस बैटरी का जो सिंबल आप दिखा रहे थे, बैटरी का जस्ट जो सिंबल दिखा रहे थे, उसमें एक इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r जोड़ देते, तब आपके पास जो है इस टाइप का ये जो निकल कर रहा था कि यहाँ पे एक स्मॉल, ये ऑलरेडी है, यहाँ पे देखोगे स्मॉल रेसिस्टेंस r, ये किसका है? ये इस रॉड का अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो उसके बाद अब आपके पास करंट हो जाएगा सिंपली जो ना VBL मतलब EMF डिवाइडेड बाय ये दोनों रेसिस्टेंस, ठीक है। अगर कोई आदमी क्या करता है ना, यहाँ पे एक और आ रहे थे जो भी मतलब सीरीज पैरेलल और भी लगा देता, तभी भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये वाला पार्ट हमने आपको, यहाँ पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी है, क्वेश्चन नंबर 38.2, ठीक है। इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा एक बार देखकर, जो है ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन ये सॉल्व किया हुआ है कि ये आपका रेक्टेंगुलर लूप है, इसमें फोर्स लगाना है। इसको थोड़ा सा आप अपने से एक बार सोचिएगा। अभी हम यहाँ पे इस जगह पे उसको अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि और कुछ आगे पढ़ाएगा, अगर आप बनाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब तक के पढ़ाए हुए थ्योरी से नहीं बनेगा, अब तक के पढ़ाए हुए थ्योरी से समझ में भी आएगा, बनने भी लगेगा। लेकिन फिलहाल हम आपको सिंपली ये बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ करंट निकालना सोचिए। जब आप उस जाएंगे ना इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर की थ्योरी एकदम अलग है। वहां पे हम लोग फिर जो है फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करते हैं, करंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, लेंस लॉ लगाते हैं,
वो सबसे बचने का सिंपल एक ये उपाय है कि अगर ये रॉड चल रहा है ना तो ये बैटरी की तरह काम कर रहा है, बस उसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल डिसाइड कर लो। ठीक है, जैसे अभी हम लोग डिसाइड किए ना कि इलेक्ट्रॉन अगर नीचे जा रहा है तो वहां नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, उस तरह से डिसाइड कर लेंगे तो आपका ये सवाल बनने लगेगा। और ये चैप्टर अपने आप में डिफिकल्ट चैप्टर कहलाता है, जहाँ पे लेंज लॉ लगा के या वहां पे हम लोग फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस लगा के डायरेक्शंस निकालते हैं, और ये थ्योरी से वो बहुत ही आसान बन जाएगा। एक दो सवाल हम लोग आपको प्रैक्टिस वाले पार्ट में जो है दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जस्ट हम आपको ये फील बता रहे थे कि ये जो थ्योरी हम आज आपको पढ़ा रहे थे वो यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, आप लोग कुछ लोग बोल रहे थे ना कि सर अभी इतना धीरे धीरे चलेंगे लोग, जो है कब तक हम लोग का सिलेबस खत्म होगा, तो थोड़ा धैर्य रखो, कब आपको जमीन से एक बार आसमान पे पहुंचा देंगे पता ही नहीं चलेगा। अब आपको कल से अब मैं 2-4 क्वेश्चन ऐसे देने लगूंगा इनके सवाल बनाने के लिए। ठीक है, थ्योरी यहाँ पे था, क्वेश्चन यहाँ पे है, लेकिन इसको लिंक करके आप वहां से सवाल बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे थ्योरी पे चलते हैं। ये सिर्फ आपको फील करने के लिए था, बट आप इस पेज नंबर को नोट करके रख लो कि आगे पढ़ लेना जो है, यानी कि आपके प्रैक्टिस में आप समझ लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के भी कुछ सवाल आएंगे। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थ्योरी मेरा खत्म हो गया था जी। ये 4 फिगर बनाइए और चारों फिगर पे एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसका इस टॉपिक का हेडिंग का नाम होगा आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर ए करंट मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर ए करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को पहले फिलहाल हम लोग m से लिखते हैं जनरली बुक्स में, या म्यू से लिखते हैं, आपकी मर्जी, आप जिससे लिखना चाहो लिख सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट कहो या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहो। ठीक है, फॉर अ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप लिखिए, हेडिंग लिखिए, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर अ करंट कैरिंग लूप। ठीक है, नाउ अब यहां समझिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर अ करंट कैरिंग लूप इज सिंपली करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर। ठीक है, अभी तक हम लोग एरिया वेक्टर की बात करने लगे। ठीक है, m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर, करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर। यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा भाई, इधर होगा जिधर एरिया वेक्टर होगा। इज इट दैट? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, 4 एम्पीयर। अच्छा, कोई आदमी बता दे जरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा?
एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप अपना यूनिट एंड डायमेंशन अपने आप से दिमाग लगाते रहिए। ठीक है, तो अब आपसे ये कह ही नहीं रहे आपको यूनिट एंड डायमेंशन बताइए, तो आप अपने जाइए दिमाग लगाइए वहां पे, देखिए कि करंट के लिए क्या लिखते हो, एरिया के लिए क्या लिखते हो। सो मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर a current carrying loop is just defined like this: current multiplied by area vector। अब क्वेश्चन ये है कि एरिया वेक्टर का बात कर रहे हैं, तो एरिया वेक्टर के बारे में दो तीन बातें हैं। एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एरिया, मैग्नीट्यूड के टर्म में तो एरिया ही हो जाएगा। सो अगर आप पूछोगे कि इसके लिए तो पाई आर स्क्वायर, इसके लिए एल स्क्वायर, इसके लिए एल इंटू बी, इसके लिए √3/4 एल स्क्वायर, या आपको जैसा सूरज सर्कल उसका दिया होगा वैसा एरिया निकाल लीजिएगा जो है। ठीक है, अगर उसमें सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल या जैसा भी दिया होगा एरिया निकालना आपका काम है। तो मेरा पहला काम ये था बताना कि एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर होता है, मतलब इसके लिए पाई आर स्क्वायर, इसके लिए √3/4 एल स्क्वायर, यहाँ पे एल स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास जो है एल इंटू बी, या जो भी एरिया आप निकाल पाएंगे। ठीक है, अब रही बात इसके ये तीर जो परेशान करता है डायरेक्शन के लिए, मतलब इसका डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन क्या। वेरी सिंपल, अगर करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, एंटी क्लॉकवाइज दिखता है तो आपकी तरफ, ठीक है, और क्लॉकवाइज दिखता है तो आपसे दूर। ठीक है, उस इसमें हाथ नहीं लगाना है, इसमें कोई हाथ का कंसेप्ट नहीं है जो है, सिंपली अगर आपको करंट दिखता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो एक एरिया वेक्टर का जो तीर होगा वो किधर होगा, हमारी तरफ आ रहा होगा। ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो हमसे दूर जाना होगा। ठीक है, ये आप अपना थंब रूल एकदम याद रख लीजिए कि डायरेक्शंस के बारे में ये है कि इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज then area vector, then the direction of area vector is perpendicular to area and coming towards viewer मतलब आप। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आपको मान के चलना है जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो आपकी तरफ है। 50 रूल याद नहीं रखना है, समझ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा जो है, ये किताब में ऐसे, वो किताब में ऐसे, ये किताब में ऐसे। एक ही चीज याद रखिए, एंटी क्लॉकवाइज मतलब हमारी तरफ और क्लॉकवाइज मतलब हमसे दूर, बस। मैक्सिमम जगह ये चीज 99.99 बल्कि 100 जगह % ये चीज काम करेगा। अगर कोई चीज आपके पास अगर एंटी क्लॉकवाइज निकल के आ रहा है तो समझिए कि उसका डायरेक्शन आपकी तरफ है, और अगर क्लॉकवाइज निकल कर आ रहा है तो आपसे दूर है। तो फिर यहां लिख लीजिए, इफ द करंट इज क्लॉकवाइज देन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is perpendicular to this plane area and going towards away from the viewer। ठीक है, कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, यहां सुनो इसके बारे में हम ये कहना चाह रहे हैं, इस जगह पे अगर ये मेरा सर्कल है तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर कोई पूछे ये चीज तो आप कहेंगे कि भाई इसमें कितना करंट जा रहा है, आई, इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। एक ऐसा तीर समझो, जनरली तीर में हम लोग वेक्टर है ना, तो एक तीर समझो जिसका मैग्नीट्यूड जो है पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, मैग्नीट्यूड पाई आर स्क्वायर के बराबर, और उस तीर का डायरेक्शन किधर, इसके केस में कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब कि इसका इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक तीर आपकी तरफ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपकी तरफ, यानी एक तीर आपकी तरफ आ रहा होगा ऐसा, और इस तीर का जो है वैल्यू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये करंट, एकदम सिंपल जो है। उसी तरह अगर इसके केस में ये तीर आपकी तरफ आ रहा होगा
that current I multiplied by √3/4 L square. इनके केस में करंट I मल्टीप्लाइड बाई L स्क्वायर और इधर जा रहा है तीर अंदर की तरफ. करंट I मल्टीप्लाइड बाई LV और तीर अवे फ्रॉम द, यानी कि इसकी जगह पे इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू लिख सकते थे ILV एंड सपोज करो माइनस के कैप लिख देता हूं, कोई दिक्कत? इसके लिए जो है IL स्क्वायर माइनस के कैप लिख देता हूं. इसके लिए क्या लिख दूं? इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू I √3/4 L स्क्वायर एंड के कैप आपकी तरफ जेड डायरेक्शन में. इसके लिए दिस इज इक्वल टू I पाई r स्क्वायर के कैप, एक ऐसा तीर जो आपकी तरफ आ रहा है. ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का, और मैग्नेटिक मोमेंट से सवाल आते हैं एग्जाम में. इवन आपके जेई मेंस में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आता है कि ये रेडियस है, इतना करंट है, मैग्नेटिक मोमेंट बताइए. मैग्नेटिक मोमेंट को डबल करना है, रेडियस को क्या करना पड़ेगा, करंट को क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये आता है. इवन नीट में धड़ल्ले से सवाल आता है. एक चीज और है, अगर हमने ये बताया एक लूप के लिए, ठीक है, ये एक लूप के लिए बताया, इस पे आप एक और दोबारा लूप चला दीजिए. ठीक है, तो एक लूप के लिए तो ये तीर है, दूसरे लूप के लिए भी वो तीर होगा, तो दो वेक्टर जुड़ जाएगा. अगर मान लीजिए 3 लूप कर दिए तो 3 तीर हो जाएंगे, एक तीर हुआ, दूसरा तीर हुआ, तीसरा तीर हो जाएगा. वेक्टर ऐसे ही जोड़ देना भाई. अगर आप ऐसे जोड़ते हैं 2i का मतलब क्या, i प्लस i, 3i का मतलब i प्लस i प्लस i. तो ये एक लूप के लिए जो है आपका ये निकल कर आया, दूसरे के लिए 2 से गुना हो जाएगा क्योंकि वो जुड़ जाएगा वेक्टर. फिर तीसरे के लिए, और अगर n लूप कर दिए तो ऐसा एक एक के बजाय जो है आपको जुड़ते चला जाएगा. ठीक है, यानी जस्ट इमेजिन के अब की इस टाइम में हम लोगों ने क्या किया कि ये जो मेरा सर्कल था, ये जो मेरा ट्रायंगल था, ये जो मेरा रेक्टेंगल था, ये मेरा स्क्वायर था, इन सब को हटा दिया और अब मैं उसको एक तीर समझ रहा हूँ. समझ रहे हैं, सारी चीजें फिगर से गायब, अब उसको मैं एक तीर की तरह समझ रहा हूँ क्योंकि उसको मैंने वेक्टर नोटेशन में ला दिया है. जो यानी कि अब अगर हम लोग यहाँ पे n लिख दें, क्या है ये n इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि फॉर्मूला बेसिकली ये है. इफ आप आगे लिख सकते हो कि अगर n नंबर ऑफ टर्म्स होगा इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट विल बी n मल्टीप्लाइड बाय दिस. अगर n नंबर ऑफ टर्म्स हो तो मैग्नेटिक मोमेंट का ये वैल्यू हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय दिस. If there is n number of terms, then the magnetic moment value will be n multiplied by I multiplied by A. एक सवाल लिखिए छोटा सा, वेरी सिंपल सवाल है और मैग्नेटिक मोमेंट. सिंपल सवाल, क्वेश्चन है, करंट है 10 नैनो एम्पियर का. करंट जो है, करंट का वैल्यू है 10 Na मतलब नैनो एम्पियर, एस्टैब्लिश्ड इन अ सर्कुलर लूप, एक सर्कल में जिसका रेडियस r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक है, एक करंट है, इसमें ये नहीं लिखा है कि करंट का डायरेक्शन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है. सिंपली आपसे पूछा जाता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट. m का मैग्नीट्यूड, m का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड I मल्टीप्लाइड बाय a का मैग्नीट्यूड. So this is simply I multiplied by a. I is 10 into 10 का पावर माइनस 9 नैनोमीटर, नैनो एम्पियर. And then pi r square, pi is 3.14, r square का मतलब 5 गुना 10 का पावर माइनस 2 का स्क्वायर.
ठीक है, तो गुना भाग करिए जरा, बताइए। 25 3 75 कितना आया? 25 by into 10 power minus 12 कितना? 35 25 क्यों यार, ये पाई भी तो है। 25 5 अरे 25 पाई, चलिए ठीक है, 25 पाई माइनस 4 यहाँ है, एक 13 10 का पावर माइनस 12, ठीक है। और यूनिट भी लिखना नहीं भूले, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे वैल्यूज में लिख के आया है 7.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर माइनस 11, ठीक है। सो ये इस फॉर्मूला पे सवाल आता है, आप इतना याद रखो, सवाल धड़ल्ले से आता है, एक दो सवाल तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट पे आ ही जाएगा जो है, और सिंपली इतने पे आएगा, आई मल्टीप्लाइड बाई एरिया, आई मल्टीप्लाइड बाई एरिया पर जो है। अब चलिए जरा आप अपने इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन, किसी भी ले लीजिए जो है, हाइड्रोजन एटम, कुछ में भी ले लीजिए, हाइड्रोजन एटम या कहीं पर भी ले लीजिए, या हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कल कर लीजिए, मूविंग इन सर्कल, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है जो सर्कल में मूव कर रहा है, इसका रेडियस r है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कल, रेडियस r, और हम लोग को बताना है कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ठीक है। अब इसको पहले हम लोग समझते हैं, पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कल r, सर्कल ऑफ रेडियस r, फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब इसको पहले समझने की कोशिश करो। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें अगर मान लीजिए स्पीड v से भी चल रहा है, से स्पीड v से चल रहा है, मान लीजिए अभी फिलहाल v स्पीड से क्वेश्चन में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन चलता है तो हम लोग बोलते हैं करंट उसके उल्टा डायरेक्शन में चल रहा होगा, इज इट दैट? करंट के लिए हम लोग बोलेंगे तो उसको जस्ट उसके उल्टा, यानी कि अगर इस फिगर को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो मेरा करंट ऐसे है, और फिर इसका अगर हमसे पूछा जाए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो m इज इक्वल टू आई का वैल्यू निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शंस कैसा, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काट रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा करंट जो है क्लॉकवाइज है, और इस समय आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो हमसे दूर होगा, ठीक है, माइनस a कैप, उस डायरेक्शन, ठीक है। अब I का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो I के बारे में सोचिए, जस्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो करंट का डिफिनीशन क्या था, करंट का डिफिनीशन ये होता था कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से t टाइम में कितने चार्ज चले गए थे, ठीक है, q/t, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से t टाइम में कितना चार्ज दिया है, यहां पे सोचा जाए, इस जगह पे कट करके, ठीक है, इसको कट करके सोचा जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, यहां से आके क्रॉस करना है, तो आप बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन को इस एरिया को क्रॉस करने में, इस जगह को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, समझ रहे हैं? एक चक्कर इलेक्ट्रॉन को काटने में जितना टाइम लगा ना, उतने देर बाद ये आके यहां से क्रॉस कर रहा है, हर उतने देर बाद आके वहां से क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो करंट हो गया दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाई, मतलब ये चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये टाइम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बोलेंगे चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम का निकालने के लिए आपको डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना तय करके आया, डिस्टेंस तय कर आया 2 पाई r, कितने स्पीड से, v स्पीड से, तो इतने टाइम में
समटाइम्स आप देखोगे किताबों में एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिखा होगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, एफ मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, ठीक है। सो वो भी वही है, चार्ज डिवाइडेड बाय ये टाइम पीरियड, ठीक है। कितने टाइम में ये इस जगह को यहां से निकल के आके, मतलब आप सोचो इस जगह को उसको पहुंचने के लिए पहले ऐसे घूम के आएगा तब जाके क्रॉस करेगा। तो कितना आया जी, यहां आ जाइए, आई का वैल्यू EV डिवाइडेड बाई 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाई पाई r स्क्वायर, ये माइनस k कैप तो रहेगा नीचे, तो कितना आ गया फिर EV/2। So this is now equal to EV R by 2 is magnetic dipole moment of this electron which is moving in this circle, ठीक है। So magnetic dipole moment associated with this electron is this much, EVR divided by 2। आगे एक और चीज बताना चाह रहे, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया। अगर आपने, ठीक है, अब तक थोड़ा बहुत पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो एक चीज पढ़े होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन जो है आपको यहाँ पे सर्कल में चक्कर काट रहा है, तो इस समय इसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L इज इक्वल टू mvr, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr, ठीक है। अब देखो हमने वेक्टर साइन लगा दिया है एंगुलर मोमेंटम के लिए, तो उसका भी कोई डायरेक्शन होता है, क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने, ऐसे तो आपने किताब में सिंपली इतना पढ़ लिया होगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को अगर किताबों में से लिखा होगा तो आपने ये पढ़ लिया होगा, L इज इक्वल टू mvr, ठीक है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या इसका भी कोई डायरेक्शन होता है? इसका भी कोई डायरेक्शन होता है, वो कौन सा डायरेक्शन होता है? R क्रॉस P। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन R और V पे डिपेंड करता है, चार्ज पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है। तो फिर वापस आ जाइए, अगर आपको इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपकी तरफ, आप क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपसे दूर, समझ रहे हैं? R क्रॉस V का जो आप बात कर रहे थे, मैं आपको क्या कर रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैसा चक्कर काट रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो आपकी तरफ हो जाएगा, तो ये के कैप लिख दीजिए। एंगुलर मोमेंटम इज नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन द चार्ज, वो तो कोई भी पार्टिकल घूमेगा, एंगुलर मोमेंटम जो है mvr, नहीं समझे? एंगुलर मोमेंटम चार्ज पे, एंगुलर मोमेंटम करंट ये पे थोड़े डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, वो तो हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में हम लोग को I मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर होता था, समझ रहे? और एरिया वेक्टर डिसाइड होता था कि उसमें करंट कैसा चल रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे नहीं होता था, वहां पे करंट से होता था। तो यहाँ पे जो आपका एंगुलर मोमेंटम है दैट इज mvr, और इसका डायरेक्शन किधर है? इन द डायरेक्शन आपकी तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन में नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन उल्टा है, समझ रहे हो? यानी कि इस जगह पे दो तीर तुम्हारे पास है, एक तीर है ऐसा जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये यहां का नहीं है, इसको दूर रखो, ये रोटेशन वाले चैप्टर का है, उसको हमारे इस करंट फरेंट से कुछ मतलब नहीं है, सिंपली समझने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। ये बहुत दूर पढ़ाई हुई थी कि एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, रादर r क्रॉस p होता है, r क्रॉस p होता है, उससे हम लोगों ने ये निकाला। लेकिन हमने आपको शॉर्टकट टेक्निक ये बताया कि जहां आपको चीज दिखती है एंटी क्लॉकवाइज तो आपसे दूर, और क्लॉक आपके तरफ, और अगर क्लॉकवाइज दिखता है तो आपसे दूर। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि
आपका एंगुलर मोमेंटम आपकी तरफ है, ठीक है ना। जो है इन दोनों को जरा कोरिलेट करके देखिए, इसको और इसको, ठीक है, इन दोनों को आपस में कोरिलेट करके सोचिए, इन दोनों को आपस में कोरिलेट करके सोचा जाए, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू EBR/2 है। तो ये VR को हम लोग हटा दें किसी तरह से, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे VR को हटा दें तो VR की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, E/2, यहाँ पे आपका L बाई M विथ माइनस साइन, ठीक है। माइनस साइन क्यों, क्योंकि यहाँ पे K है और यहाँ पे माइनस K है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये बता सकते हो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू E/2m, ठीक है, और विथ माइनस साइन। मैग्नीट्यूड के टर्म में देखोगे तो E/2m। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन सर्कल में चक्कर काट रहा है तो मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू आएगा वो E/2m के बराबर आएगा। ये रेशियो भी आपको कभी कभी एग्जाम में आते हैं कि इसका वैल्यू कितना है, ठीक है। माइनस साइन इसलिए है कि दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। माइनस साइन इसलिए है क्योंकि ये वेक्टर m जो है, ये वेक्टर है आपको उधर की तरफ और L वेक्टर है इधर की तरफ, इसलिए ये माइनस साइन आ रहा है। क्योंकि किसी वेक्टर में माइनस साइन लगा देंगे तो उसका डायरेक्शन बदल जाता है, इसको m के डायरेक्शन करने के लिए इसको माइनस साइन लगाना पड़ा यहाँ पे। और मैग्नीट्यूड के टर्म में देखिएगा तो सिंपली E/2m। आपको वैसे ये वाले क्वेश्चंस तो ये सिंपली ये वाला टर्म याद रखिएगा, जनरली E/2m आपके पास आएगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है I मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, उस पे फॉर्मूला आता है, क्वेश्चंस आते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स n से गुना रहेगा। आगे तो नहीं आप लोग गए हैं, तो भी 15 मिनट बाकी है। देखो लास्ट ये टॉपिक को आगे बंद करूंगा। ये मैंने आपको कल जब मैंने आपको एक थ्योरी पढ़ाया था कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब आप करंट कैरिंग लूप को रख देते हैं तो उस पे नेट फोर्स कितना काम करता है, 0, ठीक है। और ये ले लीजिए, मान लीजिए कि हमारा अभी हम आपको बोलते हैं कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B। तो आपको बताना है इन चारों पे फोर्स क्या क्या काम कर रहा है फिलहाल समझने के लिए। इस पे कितना फोर्स काम कर रहा है, फोर्स का फॉर्मूला होता था स्ट्रेट वायर पे IL क्रॉस B, ठीक है। L और B का डायरेक्शन सेम है, इस पे 0 फोर्स काम कर रहा है। इस पे सुनिए ना, वो फोर्स वाले डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, फोर्स ऊपर मैग्नेटिक सॉरी करंट लूप में देखें तो, ठीक है, ऐसे करें। अब यहाँ पे ठीक है, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, IL क्रॉस B, किधर फोर्स अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये फोर्स इधर काम कर रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा तिरछा करके दिखा रहा हूं, ये फोर्स अंदर की तरफ काम कर रहा है। दैट फोर्स इज इक्वल टू, तिरछा नहीं मतलब ऐसे अंदर की तरफ,
ILB। इस पे कितना फोर्स काम कर रहा है? 0। इस पे इधर, ठीक है। अब जरा सोच के देखो कि ये वाला पेज सामने रखता हूं, ये पेज आपके सामने, ठीक है, और इसमें करंट का जो फ्लो था वो करंट का फ्लो ऐसे था, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, जो मैग्नेटिक फील्ड फिलहाल आपके समझने के लिए एक्स डायरेक्शन में था। इसमें फोर्सेस कौन कौन काम कर रहे हैं? इस पे फोर्स कितना काम कर रहा है? 0। इस पे एक फोर्स काम कर रहा है, इस वाले पे, वो फोर्स इधर काम कर रहा है मेरी तरफ, ठीक है, 90 डिग्री पे, और इस पे इधर, ठीक है। तो आप सोच के देखिए कि अगर इस चीज को कोई आदमी इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है और एक आदमी इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो वो क्या करेगा? करेगा ना, रोटेट कर जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे टॉर्क है, ठीक है। और किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? जो ये रोटेट कर रहा है, अभी आप देखो जरा, ये फोर्स जो इसको रोटेट करा रहा है, किधर रोटेट करा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रोटेट करा रहा है ना। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है कि जब किसी भी करंट कैरिंग लूप को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, ऑल्दो उस पर नेट फोर्स 0 काम करता है, लेकिन उस पर टॉर्क काम करता है, एंड दैट टॉर्क इज मैग्नेटिक मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आप इसको लिखिए फिर बताते हैं। टॉर्क जो काम करेगा, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप placed in uniform magnetic field, torque on current carrying loop placed in uniform magnetic field, formula is this one. Torque is equal to M cross B. What is M? मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब जरा यहां सुनिए, ये जो M है, दिस इज नथिंग बट IA n अगर रख लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से, n तो उसके साथ अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा है लूप पे तो n लग जाएगा, अदरवाइज फॉर्मूला तो I मल्टीप्लाइड बाय a है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर n हो तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस सवाल में ये जो सवाल आपके पास है, ठीक है, ये जो सवाल आपके पास है, इसमें m का वैल्यू कितना है, डायरेक्शन क्या है? इस सवाल में m का वैल्यू क्या है और डायरेक्शन क्या है? अरे इसका लंबाई l ले लीजिए, l लंबाई क्या है, मान लीजिए स्क्वायर है I l स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए कि n की जगह पे एक के रख लीजिए, फिलहाल 1 ही रख लीजिए, छोड़िए उसको। करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया ये चूंकि हमारा स्क्वायर है तो एल स्क्वायर कर देंगे, ट्रायंगल वगैरह रहता, सर्कल रहता तो वो एरिया रखते, तो फिलहाल इज I मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर। डायरेक्शन, डायरेक्शन बोलिए, इसका करंट कैसा दिख रहा है आपको? कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इसका डायरेक्शन जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है? किधर? टुवर्ड्स द व्यूअर। यानी कि इसका जो डायरेक्शन है वो, अगर इसकी जो वैल्यू की बात करें हम लोग, n की जगह पे फिलहाल 1 लेता हूं, I की जगह पे I, एरिया की जगह पे l स्क्वायर, और दिस इज k कैप,
के कैप, के कैप मतलब डायरेक्शन आपकी तरफ है, ठीक है, डायरेक्शन जो है आपकी तरफ है, ठीक। बी का डायरेक्शन किधर है? बी का डायरेक्शन यहाँ पे देखिए, बी का डायरेक्शन तो दिया हुआ है ना, बी का डायरेक्शन दिया हुआ है किधर? सो दिस इज बी आई कैप, ठीक है। सो जो टॉर्क हुआ उसका वैल्यू कितना निकल कर आ गया? करंट आई मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी और के क्रॉस आई का क्या वैल्यू निकल कर आया? आई जे के होता था, के क्रॉस आई जो है कितना? अरे बाबा ये आई जे और के क्रॉस आई जे, सो दिस इज जे कैप। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो आपके पास करंट कैरिंग लूप है, इस पे जो टॉर्क काम कर रहा है वो टॉर्क का वैल्यू है आई एल स्क्वायर बी, और इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है आपको वाई डायरेक्शन में टॉर्क का, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास सवाल आएंगे टॉर्क के लिए, और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली ये फॉर्मूला होता है एम क्रॉस बी। एम निकालना आपको पता है, एम निकालने के लिए आपको मैंने टेक्निक्स बता दिए हैं। सिंपली आपको करंट का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई एरिया कर देना है, डायरेक्शन के लिए देख लेना है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो तीर आपकी तरफ आ रहा होगा, और अगर करंट अगर क्लॉकवाइज होगा तो वो तीर आपसे दूर जा रहा होगा, ठीक है। या अगर यू कैन से कि प्लेन के परपेंडिकुलर इफ यू फाइंड करंट इज एंटी क्लॉकवाइज द एरो विल बी कमिंग टुवर्ड्स द व्यूअर, और अगर आपके पास अगर क्लॉकवाइज है तो एरो आपसे दूर जा रहा होगा, ठीक है। वो अब आप देख लेने का है कि अगर अब आप जरा सोचो जस्ट एक मिनट के लिए, ये जो होता है एम बी, अभी इनके बीच का एंगल कितना था? एम का डायरेक्शन ऐसे था, ठीक है, बी का डायरेक्शन किधर था? इधर की तरफ था, कितना था? 90 डिग्री। ये जो पन्ना मैं आपको ऐसे करके रखा था, उस पन्ना को अगर मैं आपको ऐसे करके रख देता, लेट अस सी, ठीक है, ये जो था इसको अगर ऐसे के बजाय अगर हम लोग ऐसे करके रख देते, ठीक है, और करंट मेरा ऐसे ही जा रहा होता और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होता, टॉर्क जीरो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टॉर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? वो जो है ना ऐसे घूम के पहुंच जाएगा वहां पे, मतलब अभी भी जो घूम रहा है वो किधर जा रहा है? अभी भी जो घूम रहा है वो उस तरफ जा रहा है जिस तरफ उसका टॉर्क जीरो होने की टेंडेंसी है, ठीक है। तो अगर किसी भी लूप को, अगर करंट कैरिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिएगा ना, तो उस पर टॉर्क ऐसा लगेगा कि वो घूम के जो है ऐसे डायरेक्शन में होना चाहेगा जहां पे उसका टॉर्क जीरो हो जाए, क्योंकि वो स्टेबल कंडीशन होगा। तो ये स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? ऐसे घूम के जो है अपना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसी डायरेक्शन में अगर इसका डाइपोल मोमेंट अगर कोइंसाइड कर गया, तब जो है ना इस पे नेक्स्ट मतलब नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, और वो एक स्टेबिलिटी का कंडीशन है। और अगर बाय चांस अगर इसको जो है ना, ये जो आप ऐसे देख रहे हो ना, जो ऐसे देख रहे हो, इसको एक बार और टर्न कर दिया जाए, ठीक है, ये इसको एक बार और टर्न कर दिया जाए, यानी कि अब आपको लगे जो है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर है और आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो 180 डिग्री पर होगा, फिर भी जो है टर्न करेगा, टर्न करके हमेशा जो है स्टेबिलिटी के लिए जो है आपको जो कॉइल है वो हमेशा टर्न करके ऐसे डायरेक्शन में जाना चाहेगा जहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जीरो हो जाए, ठीक है। चलिए फर्दर फिर आगे पढ़ाई होगा।
आपस में फिर डिस्कस